हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ कि हिंदी की कॉपी कैसी लिखनी है। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको भी पता है 22 तारीख को 10th और 12th वालों के बोर्ड एग्ज़ाम हैं। तो मुझे इतना तो पता ही कि बच्चे सारा का सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है, जो उसमें कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैं आज वही बताऊंगा आप सब लोगों के लिए। ठीक है। तो मैं ये पेपर लेके आया हूँ, कक्षा 12 का पेपर है। तो उसके अनुरूप मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के आओगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 70 में से 70 आएंगे। और किसी कारण जैसे आपका कंटेंट है, कंटेंट के थ्रू उसने नंबर काटे तो काट सकता है, अदरवाइज नंबर आपके नहीं कटेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा ये पेपर हिंदी का है। अब देखिए, यहाँ पे पहले पहला खंड है, खंड का में क्या बोला है, खंड का में बोला है कि पहला 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 ये खंड का है। उसके बाद मैं पहले दिखा देता हूँ आपके लिए। फिर दूसरा देखिए, ये दूसरा है, खंड का दूसरा है। इसमें भी क्वेश्चन हैं। फिर हमारी आती है यहाँ पे व्याख्या आती है, व्याख्या करने को, और इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 वो करने होते हैं। ऐसी हमारी दूसरी व्याख्या आती है, एक अथवा में होती है। ये हमारा 12th का ही एक अथवा में है, ये वाली करिए, या फिर ये वाली कीजिए, कोई एक करनी होती है। ठीक है। और ऐसे ऐसे दूसरा होता है, ये हमारी गद्यांश की थी, ये हमारी पद्यांश की होती है। पद्यांश में भी 2 व्याख्या होती हैं, 2 में से एक करनी होती है। और ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे तीसरा होता है। तीसरा हमारे एक साहित्यिक पर्चा होता है। एक 12th में हमारा एक साहित्यिक पर्चा होता है, एक कवि का, एक एक लेखक का आता है, एक कवि का आता है, एक गद्यांश में जाए, पद्यांश में जाए, ऐसे ही आता है। ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा आपके लिए कि लिखना कैसे है आपके लिए, मतलब किस तरीके से आपको कैसे प्रेजेंट करना है। मैं इसके अंदर का नहीं बताऊंगा आपके लिए, केवल ये बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये लिखा है खंड का। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे ऐसे ये पेपर हम अपनी कॉपी मिलेगी, इस टाइप से कॉपी मिलेगी। आपके लिए क्या करना होगा, इस साइड थोड़ा लाइनिंग खींचनी होगी, और इस साइड भी थोड़ी सी लाइनिंग। देखो, मैं कहूँगा कि इस साइड जो लाइनिंग खींचे हो ना, उस साइड थोड़ी सी लाइनिंग खींचना, ज़्यादा मत खींचना। और इधर क्या होगा, इधर जैसे यहाँ पे स्टिफनर करना होता है, तो क्या होता है, इस साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा खींच दीजिएगा, लेकिन इधर मत खींचिएगा। और ज़्यादा खींचोगे तो दोनों पेज बचेगा ही कितना, ज़्यादा लिखोगे उसमें क्या। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, हमारा पहला का है खंड का, तो कैसे लिखना है इसमें खंड का। और खंड का में क्या करना है, सबसे पहले ऊपर बीचों बीच में क्या डालना है, खंड खंड का खंड का डाल दिया। इस पर क्या करना है, इस पर हम अंडरलाइन कर देंगे। खंड का डाल दिया। अब खंड का डालने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए खंड का डालने के बाद, अब ये देखिए, अभी हमारा खंड का है, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें हम आंसर क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर नंबर 1 के उत्तर, कुछ इस तरीके से डालेंगे, प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। यहाँ पे डालेंगे प्रश्न नंबर 1 के उत्तर, और कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ से नहीं करना, ये बीचों बीच में डाल दिया, प्रश्न नंबर 1 के उत्तर, इतना डाल दिया। अब इतना डालने के बाद हमें पता है कि प्रश्न नंबर 1 में क्या क्या है। देखिए, ये हमारा का है, खा है, गा है, घा अड़ा है, इस तरीके से हमारे हैं। फिर ऐसे प्रश्न नंबर, फिर हमारा क्या आता है, प्रश्न नंबर हमारा 2 आता है। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में फिर हम यहाँ पे डालेंगे उत्तर। नहीं, यहाँ पे डाल लेना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालना है। यहाँ पे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर का, यहाँ पे उत्तर और का, कुछ नहीं डालना है, बस इतना करना है। यहाँ पे इसका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो भी ठीक हो, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लिख लिया, एक आ गया। फिर यहाँ पे डालना है अपन को उत्तर का, ऐसे डालने हैं। ऐसे ही आपको डालते हुए चले जाना है, जैसे जैसे पहला डाला, दूसरा डाला, ऐसे ही डालते हुए चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन खंड का ही क्वेश्चन नंबर 2। खंड का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये खंड का ये वाला है। ये पहले हमारा था गद्यांश में से, ये पद्यांश में से आया है। ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही करना है, सेम वही क्या करना है, यहाँ पे फिर से डालेंगे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। तो यहाँ पे डालना है प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। फिर से वही करना है हमें, जैसे हमने ये बताया सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये भी करना है। यहाँ पर डाल देंगे उत्तर का।
जो उत्तर का है हमारा, जो भी है हमारा आंसर, इस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे भी कैसे, जो भी आंसर है हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पे दूसरा होगा उत्तर का, ऐसे हम करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, जो भी हमारा होगा इस तरीके से लिख लिए। अब उसके बाद क्या आ रहा है, हम इस तरीके से हमारा खंड हमारा का जो होता है वो खत्म होता है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें करनी है व्याख्या। व्याख्या देखो, मैं हिंदी के पेपर में व्याख्या का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये इसमें क्या, इसमें कितने नंबर का, ये 10 नंबर का, और 10 और 10 कितने नंबर होते हैं, 20 नंबर। मतलब अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तो ये समझ लो कि आपका पेपर हो गया। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, व्याख्या और निबंध ये बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करते हैं 12th और 12th के पेपर में, ठीक है, हिंदी के वो भी। तो ठीक है, अब व्याख्या लिखेंगे। अब व्याख्या कैसे लिखनी है, व्याख्या को बहुत ध्यान से देखिए। अब व्याख्या देखिए कैसे लिखनी है। अब व्याख्या मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 3 है ना। अब लिखिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, बीचों बीच में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें कर देनी है हैचिंग थोड़ी सी, ताकि अच्छा लगे देखने में, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ताकि उसे देखने में अच्छा लगे। उसके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 के उत्तर के बाद आपने क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है विज्ञान की प्रगति के कारण, यहाँ तक लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की प्रगति, इतना लिखने के बाद डैश डैश करते हुए चले जाएंगे। अब कितना लिखना है, कहाँ तक जा रहा है हमारा, यहाँ पर लिखा है जैसे रेडियो टेलीविज़न स्पुतनिक, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टेलीविज़न स्पुतनिक, टेलीविज़न और स्पुतनिक। अब ये लिख लिया हमने, क्या किया, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहे हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें क्या लिखना होता है, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है। तीनों लिखने होते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखने, उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 3 डालेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डालना चाहो उत्तर इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे उत्तर का डालिए मत डालिए कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे डाल दिए सबसे पहले संदर्भ, यहाँ पे डालेंगे हम संदर्भ। ये संदर्भ लिखना है हमारे लिए। संदर्भ कैसे लिखना है वो देखिए, यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखेंगे, अब यहाँ से नहीं लिखेंगे, अब संदर्भ इस लाइन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से लिखेंगे संदर्भ, यहाँ से, ठीक है। संदर्भ हमारा क्या है, मान लीजिए संदर्भ किस तरीके से लिखना है। संदर्भ को हमें लिखना है मान लीजिए 2 से 3 लाइनों में, 3 लाइनों में खत्म कर देना है। देखिए अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत, ये संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। प्रस्तुत ये गद्यांश है, पद्यांश है। देखिए ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा गद्यांश है, गद्यांश से लिया है, गद्य है, गद्यांश से लिया गया, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी क्या है, हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब देखिए हमने यहाँ से लिखा था, अब यहाँ से नहीं लिखा, अभी बिल्कुल यहाँ से लिखना है दोबारा से, दूसरी लाइन से, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक, हिंदी के शीर्षक क्या है, शीर्षक, हिंदी के शीर्षक। अब शीर्षक के बाद जो हमारा जो भी शीर्षक होगा, शीर्षक मतलब पार्ट का नाम, ये जिस पार्ट से लिया गया होगा उस पार्ट का नाम। मान लीजिए मुझे नहीं पता ये किस पार्ट से लिए गए, तो मैं कुछ भी अपने हिसाब से लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता। अब तो आपको पढ़ना है तो आपको पता होगा क्या लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ राष्ट्र का स्वरूप, जो 12th का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो मैं लिख दे रहा हूँ। और लिखना किससे, वो भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमारे लिए लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, ताकि जो एग्जामिनर हो उस पर अच्छा इफेक्ट पड़े और वो देख ले सही से। तो यहाँ पे लिखना है राष्ट्र का स्वरूप, ब्लैक पेन से लिखना है, ये ध्यान रखना है, राष्ट्र का
स्वरूप, ठीक है, इतना लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक, फिर शीर्षक से लिया गया है। नामक मतलब शीर्षक से लिया गया है, इतना लिखेंगे, शीर्षक से लिया गया है तथा इसके लेखक। अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे जो पद्यांश होता है, सॉरी गद्यांश, पद्यांश को गद्यांश बोल रहा हूँ मैं, तो जो गद्यांश है हमारा, गद्यांश में क्या होता है, गद्यांश हमारे लेखक होते हैं, ठीक है, और जबकि क्या पद्यांश भी क्या होते हैं, पद्यांश हमारे होते हैं कवि, रचयिता, ठीक है। तो इस तथा इसके लेखक लिखेंगे, तथा इसके लेखक, तथा इसके लेखक कौन है। अब लेखक कौन है राष्ट्र के स्वरूप, तो इसके लेखक है हमारे वसुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, तो इसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ पे हो सके तो इसको क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें यहाँ पे भी, इसको हो सके तो वसुदेव शरण अग्रवाल जी, अग्रवाल है, अब जी नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए, वसुदेव शरण इतना लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक मतलब पाठ, हिंदी के शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है तथा इसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद संदर्भ हो गया हमारा। ये हम यहाँ पे उत्तर, ये यहाँ पे का भी डाल सकते हैं, उत्तर का, तो यही तो है। संदर्भ लिखना है पहले क्वेश्चन में, संदर्भ लिखना है ना, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे संदर्भ के साथ प्रसंग जरूर लिखना होता है। अब प्रसंग लिखेंगे, अब इसके बाद अब यहाँ पे प्रसंग, यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रसंग का बिल्कुल सेम फॉर्मेट यही रहेगा हमारा। प्रसंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसके बारे में मेन पॉइंट, जो हमारी जो व्याख्या होती है, जो भी हमारी जो व्याख्या है उसका जो मेन पॉइंट है, जो भी मेन पॉइंट है उस पॉइंट को हम पकड़ेंगे। अब यहाँ पे जो भी है इसका जो मेन पॉइंट होगा उस पॉइंट को पकड़ेंगे और उस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे लिख देंगे प्रसंग। मेन एक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं गागर में सागर, ये ऐसे कह सकते हैं कि मतलब वो पॉइंट लिखना है जो कि इस पूरी जो व्याख्या है उसका मतलब इसका एक ही बात में निचोड़ आ जाए इसमें, ठीक है। तो इसमें वो लाइन लिखनी है, और कहाँ से लिखनी है, यहाँ से लिखनी है, यहाँ से कहाँ तक लिखते जाना है, यहाँ से यहाँ तक, और मतलब लगभग यहाँ तक लिखनी है हमारे लिए, इतना ये लिखना है हमें, और फिर यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ तक मतलब इतनी लगभग 2.5 से 3 लाइनों में यहाँ तक ख़त्म करनी है, बल्कि यहाँ तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया प्रसंग, मतलब आपको यहाँ तक ख़त्म करनी है ये लाइन, यहाँ से लिखना है, यहाँ से फिर यहाँ तक पूरी लाइन खत्म करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ तक हमें लिखना है। देखो मुझे नहीं पता है कि क्या मतलब इसमें क्या पूछ रहा है या क्या, कुछ भी आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप ही लिखेंगे इसको, मैं खाली केवल और केवल आपके लिए फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, अब लिखनी है उसके बाद क्या, उसके बाद हमें लिखनी है व्याख्या। अब व्याख्या कह रहा है उपयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जो जिन पे लाइन बनी हुई है, जिसमें जिनके नीचे लाइनिंग है भाई उसी की व्याख्या करनी है, मतलब इतना बचा इसकी व्याख्या नहीं करनी है, हालांकि तुम अपने हिसाब से समझ के इन सब की व्याख्या करनी है तुम्हें, ठीक है। अब लिखनी है यहाँ पे व्याख्या। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा व्याख्या, अब देखिए व्याख्या लिखनी है। अब व्याख्या लिखने के बाद क्या करना है, अब व्याख्या कहाँ से लिखेंगे, व्याख्या लिखूंगा मैं यहाँ से लिखूंगा। अब यहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखिए मैं जरा बता रहा हूँ, थोड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक ही मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पूरा लिखता गया यहाँ तक लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखता गया और लिखता गया यहाँ तक और यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या करा, मान लो कोई एक पैराग्राफ था मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दिया। अब यहाँ तक ख़त्म करने के बाद कुछ करना नहीं है, अब यहाँ तक यहीं पे पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। पूर्ण विराम लगाने के बाद यहाँ से नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, आप नई लाइन से यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे आगे देखिए, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज देखिए, इधर आ जाइए ज़रा।
अब क्या हुआ, अब नया हमने पैराग्राफ लिखा। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए कि यहाँ तक मैंने लिखा, यहाँ तक, और यहाँ तक लिखता गया और कहाँ तक, मैंने कहाँ तक लिखा, मैंने लिखा यहाँ तक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखा। अब यहीं पे मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया मेरा यहीं पे। अब यहाँ पे मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है मुझे, फिर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ स्टार्टिंग का कुछ जगह थोड़ा छोड़ के, ताकि लगना चाहिए ना कि यहाँ पे नया पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से लिखना है, यहाँ से कुछ बनाना नहीं है, यहाँ से फिर नया स्टार्ट करना है हमारे लिए, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक लिखना है, यहाँ से, ठीक है। फिर इस तरीके से हमें व्याख्या को ख़त्म कर देना है, जहाँ पे भी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे कहीं पे भी ख़त्म हो रही है, मान लीजिए हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दी। इस तरीके से हमें क्या लिखनी है, इस तरीके से हमें व्याख्या लिखनी है। अब व्याख्या लिखने के बाद क्या होता है, व्याख्या लिखने के बाद हमारा प्रश्न नंबर क्या आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 हो गई। अब व्याख्या लिखने के बाद हमें क्या आता है, व्याख्या लिखने के बाद हमारा आता है कौन सा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लिखा है इसमें कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है। अब इसमें क्या है, अब प्रश्न नंबर 3 है, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया है उत्तर। अब यहाँ पे हमने प्रसंग, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे व्याख्या ही लिख रहे हैं ना। अब व्याख्या यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे व्याख्या खत्म होगी, व्याख्या खत्म होने के जस्ट बाद यहाँ पे डालेंगे उत्तर। उत्तर कौन सा, उत्तर गा, यहाँ पे उत्तर गा है, और यहाँ पे इसके लिए हैचिंग कर देंगे, उत्तर गा डालेंगे। और उत्तर गा डालने के बाद कुछ नहीं करना, उत्तर गा डालने के बाद जस्ट यहाँ से लिखना है हमारे लिए, यहाँ से ये लाइनें लिखनी है। अब यहाँ से हमें लिखना है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसमें देखना है कि कौन से देश, या मतलब यहाँ पे इसका प्रश्न है, प्रश्न के बाद इसमें उत्तर देखना है अपने हिसाब से, फिर यहाँ तक हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद हमें इस तरीके से करते हुए लिखते हुए चले जाना है। यहाँ से 2-3 हमें कम से कम 2 से 3 लाइनों में उत्तर लिखना है। यहाँ 3 लाइनें लिख दी, 3 से 4 जो भी लिखनी है लिख दी हमने। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ही ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उत्तर घा, तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे उत्तर घा, और सेम ऐसे ही हमें उत्तर घा को भी लिखना है। ऐसे हमें लिखते हुए चले जाएंगे, हम इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिख लिया। अब लिखने के बाद ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस। अब यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक सब हो गया, हम ऐसे ही सब करते हुए चले जाएंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे फिर डालेंगे हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 डालना है। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बताया था। जैसे मैंने प्रश्न नंबर 3 में बताया, प्रश्न नंबर 3 में बताया विज्ञान, इस तरीके से हमें लिखना है डैश डैश करके। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लिखना है मुझे, सेम वही यहाँ पे भी डैश डैश करके ही लिखना है, ठीक है। तो डैश डैश करके मैं लिखता हूँ दोबारा से, हाँ ठीक है। देखो डैश डैश करके लिखता हूँ मैं, देखिए भाई मैंने यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। थोड़ी टाइम की बचत की है मैंने, तो यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे करना है संदर्भ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे मुझे लिखना है संदर्भ, जैसे उसमें लिखा था मैंने उधर। अब यहाँ पे मैं संदर्भ लिखूंगा नहीं, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ केवल। देखिए मैं संदर्भ में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे संदर्भ। अब देखो संदर्भ यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे प्रस्तुत, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था हमारा गद्यांश। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, गद्यांश। ये चीज़ बहुत अंतर होती है, यहीं के नंबर कट जाते हैं, यहीं पे नंबर कटते हैं बच्चों के। देखिए यहाँ पे क्या है, गद्यांश, और यहाँ पे क्या है हमारा पद्यांश। तो यहाँ पे पद्यांश लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक क्या है। अब शीर्षक मान लो जो भी है, जो भी हो हमारा शीर्षक, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जो भी शीर्षक हो, यहाँ पे अंडरलाइन ब्लैक पेन से लिखना है, और क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। शीर्षक से लिया गया है, से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है,
ठीक है, इस तरीके से हमें लिख देना है। सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा है, यहाँ से लिखना था, ठीक है, यहाँ से लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखिए जरा यहाँ से लिखना है इस तरीके से। और कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम यहाँ पे भी लिख रहे हो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऊपर से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करना है, शीर्षक से लिया गया है तथा इसके क्या लेखक लिखोगे, नहीं लेखक नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है तथा इसके रचयिता, तथा इसके रचयिता, तथा इसके रचयिता कौन है, जिसके जो भी रचयिता हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में उनके नीचे अंडरलाइन कर देने हैं, यहाँ पे लिख देना है, तथा इसके रचयिता जो भी हो, जैसे हमारे कबीरदास हो जाए, बिहारी दास हो जाए, रसखान हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है, तथा इसके रचयिता ये है, बस बिहारी जी हैं या जो भी हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें इसका क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। सेम यहीं पे क्या लिखना है, प्रसंग, अब यहाँ पे लिखना है संदर्भ, फिर हमें लिखना है ऐसे ही प्रसंग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए जरा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे कि क्या बताया, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट किया है, ऊपर से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी ऊपर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। अगर जैसे कि और दूसरा अगर ये है, जैसे ये वाला है, अगर आप यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हर क्वेश्चन में नीचे से ही स्टार्ट कीजिएगा, ताकि देखने में अच्छी लगती है, जब कॉपी खोलो ना तो देखने में बहुत एक अट्रैक्टिव लगती है। अगर आपके लिए 70 में से आपको 65 नंबर मिलने के होंगे, तो 70 में से आपको 68 नंबर मिलेंगे, बल्कि 2 से 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखनी है, एक ही फॉर्मेट में मतलब कॉपी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये लिखना, लिखने के बाद आपको उसके बाद प्रसंग, फिर उसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। प्रसंग हमारा 2-3 लाइन में जैसे पिछली बार लिखा था वैसे लिखना है। उसके बाद क्या, व्याख्या। और उसके बाद हमें करनी है इसकी व्याख्या। ये 2-3 लाइन में लिखना है आपके लिए प्रसंग। अब व्याख्या लिखनी है, व्याख्या को लिखते हुए चले जाएं, बिल्कुल उसके बाद क्या आ जाता है, बिल्कुल सेम जैसे आपने गद्यांश में लिखा था। देखिए जैसे आपने गद्यांश में लिखा था प्रसंग, व्याख्या, और जो भी आपने क्वेश्चन डाले थे, जैसे ये देखिए जो भी आपने क्वेश्चंस को डाला था, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम गद्यांश में करते हुए चले जाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद अपने नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछता है कि आपको जैसे ये है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिचय देना है और उनकी प्रमुख कृतियाँ लिखनी है, लेकिन यहाँ पे कृतियाँ और परिचय से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका जो आपका साहित्यिक परिचय है कुछ अलग ही दिखाई देगा सबसे। जैसे कि देखो मुझे पता है कि अगर एग्जाम पेपर में, अगर जैसे एग्जाम में लिख रहे हो, तो क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिख लिया और उसकी प्रमुख कृतियाँ लिख ली, मतलब 2 चीज़ें लिख ली, और लिखने के बाद क्या होता है, फिर हटा दिया, मतलब हो गया पेपर, हो गया अपना साहित्यिक परिचय हो गया। अब तुम्हें क्या करना भैया, तुम्हें बनना है टॉपर, तो तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा सबसे। अब भैया कुछ अलग करना पड़ेगा, सबको भैया 4 नंबर मिल देंगे ऐसे लिखेंगे, तो अब तुम्हें क्या, अभी तुम्हें 5 में से 5 चाहिए ना, तुम्हें तो टॉपर बनना है ना, तो फिर क्या करना है, फिर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, सबसे अलग हटके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम, अब देखिए मैं बता रहा हूँ वो करना है आपके लिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब देखिए मैं बताता हूँ ये आपको, देखिए अभी आपको ये लिखना है, सॉरी, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, 5 को लिखिए सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, तो यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, और यहाँ पे हैचिंग कर देनी है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख लिया, अब हैचिंग कर देनी है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये दिखा है, इसमें से किसी एक का करना होता है, तो किसी एक का करना है, तो लिखिए। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जैसे हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अब इनका लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, यहाँ पे नंबर 1 बीचों बीच में डालना है, नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, और उनके लिए क्या करना है, ब्लैक लाइन मतलब इस तरीके से लिख देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल नंबर 1। अब उसके बाद सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है साहित्यिक परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय। यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल में पहले लिख दिया, अब यहाँ पे उनका साहित्यिक परिचय हमें स्टार्ट कर देना है,
अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें करना है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से लिखते हुए चले जाएंगे हम, फिर यहाँ से लिखते हुए मतलब इस तरीके से हमें लिखते हुए चले जाना है। मान लीजिए सपोज कीजिए फिर वही फॉर्मेट, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो गई, कुछ हमारा पैराग्राफ था यहाँ तक खत्म हो गया इनका, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखते हुए चले जाना है। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, आप सपोज कीजिए हमारा दूसरा पैरा था वो हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा खत्म हो गया दूसरा पैराग्राफ हमारी मतलब पूरी लाइनों में खत्म हो गया। अब लाइनों में खत्म हो गया तो क्या करेंगे, हम नया पैरा स्टार्ट करना है ना, नया पैरा स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना मतलब इतना ले लीजिए, इतना हमें क्या करना है, गैप छोड़ना है, फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इस तरीके से यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर इस तरीके से हमें पूरा का पूरा हमें साहित्यिक परिचय लिखते हुए चले जाना है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, मतलब मुझे पढ़ने मतलब इतना लाइन नहीं लिखनी है, मतलब इससे एक्स्ट्रा लिखनी है, ठीक है, मैं केवल बता रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इतना लिखने के बाद आपको केवल अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या और आपके लिए ऐड ऑन करना है। यहाँ पे तो केवल और केवल क्या पूछी है, कृतियाँ पूछी हैं, उनकी कृतियाँ क्या हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ से लिखना है सबसे पहले, अब इतना लिखने के बाद आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पे आपको गद्दांश, हाँ उसके बाद लिखना है आपके लिए यहाँ पे एक नया, यहाँ पे लिखना है आपके लिए यहाँ पे साहित्यिक, ये आपकी जो हेडिंग्स हैं वो आप रट लीजिएगा, ठीक है। साहित्यिक सेवाएं, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे लिखनी है साहित्यिक सेवाएं, इन्होंने साहित्य में क्या क्या सेवाएं की हैं, यहाँ पे लिखना आपको साहित्यिक सेवाएं। यहाँ पे जैसे हमारा पर्चा खत्म हो गया, फिर उसके बाद साहित्यिक सेवाएं लमसम 4 लाइनों की, लमसम 4 लाइनों को आपको साहित्यिक सेवाएं यहाँ से हमें यहाँ तक लगभग 4 लाइनों की हमें यहाँ एक दो, मैं बता रहा हूँ यहाँ से लगभग हमें 4 लाइनों की 1 2 3 4 यहाँ तक 4 लाइनों की, यहाँ तक हमें यहाँ तक कहीं तक खत्म कर दो 4 लाइनों की, इनकी हमें साहित्यिक सेवाएं लिखनी है, साहित्यिक सेवाएं, ठीक है। अब साहित्यिक सेवाएं लिख ली। अब साहित्यिक सेवाएं लिखने के बाद क्या करना है हमें, साहित्यिक सेवा, उसके बाद लिखनी है हमने इनकी कृतियाँ, जैसे पूछी हैं क्वेश्चन में, पूछी हैं कृतियाँ, जैसे कृतियाँ पूछी हमसे। अब उसके बाद हमें उनकी लिखनी है कृतियाँ। कृतियाँ कैसे लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे कृतियाँ, यहाँ पे मतलब यहाँ तक खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखनी है कृतियाँ, ठीक है। यहाँ पे तो कृतियाँ हो गई। कृतियाँ लिखने के बाद कृतियाँ हमारी कहाँ से लिखनी है, कृतियाँ हमारी जो भी हैं, मान लीजिए इसके अंदर इसके कृतियों के अंदर भाग होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कि हमारी मान लीजिए कि इनकी जो वासुदेव शरण अग्रवाल की मुख्यतः निम्न प्रकार की कृतियाँ हैं, ऐसे लिखने के बाद मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर कृतियों के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट हो गया यहाँ पे, जैसे निबंध है, निबंध लिखे उन्होंने, ठीक है, निबंध है, निबंध को ऐसे किया और निबंध को इस तरीके से हमने कर दिया। तो निबंध हमने यहाँ से नहीं यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे निबंध तो यहीं से लिखना है, फिर निबंध को लिख दिया। निबंध के बाद हमारी दूसरी हेडिंग जो भी आती है, जो भी हमारी दूसरी हेडिंग, जैसे मान लीजिए मैंने शोध मान ली, शोध, इन्होंने क्या क्या शोध किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, क्या क्या बताया है, तो इस तरीके से फिर हमने दूसरी हेडिंग लिख दी। उसके बाद लास्ट में ऐसी हमने 2-3 हेडिंग है जो कृतियाँ में होंगी वो लिख देंगे, या डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, का डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना कृतियाँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद कृतियाँ लिखने के बाद एक लास्ट आपको एक और हेडिंग ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, वो आपको लिखनी है भाषा शैली, भाषा शैली, इसका विशेष ध्यान रखना है। मतलब निबंध में अब पूरा, अगर निबंध सॉरी मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो क्या करना है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है कि लास्ट टाइम भाषा शैली को जरूर बताना है कि उन्होंने कैसी भाषा का यूज़ किया है, क्या क्या बताया है, इसमें भाषा शैली इतना लिखना है हमारे लिए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। ये हमारा पूरा इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, पूरा की पूरा हमारा क्या हो जाता है, पूरा हमारा जो भी है जो साहित्यिक परिचय पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दूसरा पूछता है, ये तो हमारा किसका था, ये हमारा था गद्यांश का, सॉरी हमारा ये था गद्यांश का, हाँ, और ये हमारा किसका है, पद्यांश का, पद्यांश का है। तो इसमें क्या करना आता है, गद्यांश और पद्यांश में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम लिखना है, सेम एज इट इज़ वही लिखना है जैसे मैंने इसमें बताया है। अब उसमें बस चेंज क्या करना है, चेंज एक ही चीज़ करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साहित्यिक सेवाएं, तो यहाँ पे लिख देंगे साहित्यिक गतिविधियाँ, ठीक है। यहाँ पे जो पद्यांश में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खा आया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर
यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 खा का उत्तर, 5 खा लिख देंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रश्न नंबर 5 खा। 5 खा लिखने के बाद यहाँ पे जो भी लिखने हैं सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन यहाँ पे पंत लिख देंगे। फिर यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद यहाँ पे साहित्यिक सेवाएं की जगह पे क्या लिखना है, साहित्यिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, ये ध्यान रखना, साहित्यिक गतिविधियाँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, उनकी यहाँ पे क्या लिखनी है, कृतियाँ लिखनी है, निबंध में जो लिखी हैं, जो भी शोध में लिखी हैं, और भी जो भी 3 है 2-3 वो लिख लेनी है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखनी है, यहाँ पे अब यहाँ पे भाषा शैली नहीं लिखनी है, यहाँ पे मैं स्लैश बना के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भाषा शैली निकली है, यहाँ पे लिखनी है काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पे क्या लिखनी है, काव्यगत विशेषताएं। किसमें किसमें लिखनी है, ये लिखनी है आपके लिए विशेषताएं। ये आपको किसमें लिखनी है, ये आपको लिखनी है हमारे लिए काव्य में लिखनी है, मतलब पद्यांश में लिखनी है काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं जो भी हो उनकी वो लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन, इस तरीके से हमारे दोनों की दोनों हमारे जीवन परिचय हो जाएंगे। इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद आता है बहादुर कहानी। बहादुर कहानी में भी कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे 80 वर्डों का लिखना है। अब यहाँ पे बहादुर कहानी का कथा वस्तु, अपने कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। विवेचना इसमें क्या करनी है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ थी बहादुर कहानी। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ बहादुर कहानी की लिखिए। सबसे पहले बहादुर कहानी की कथा वस्तु। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट यहाँ पे ऐसे नहीं डालना है। सबसे पहले बहादुर कहानी की कथा वस्तु है, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे मतलब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, बहादुर कहानी की कथा वस्तु यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग आपको डालनी है हल्की सी, बहादुर, इस तरीके से कहानी की कथा वस्तु, इतनी आपको हेडिंग डाल देनी है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु। उसके बाद क्या करना है, इतना डालने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कथा वस्तु में सबसे पहले उनका परिचय लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक जो भी लिखना हेडिंग, यहाँ पे पहली हेडिंग डालनी है, यहाँ पे पहली हेडिंग जो भी आप डालेंगे यहाँ पे डाल लें। उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इतने जो भी लिखा 2-3 लाइनें, 4 लाइनें लिखी, मान लीजिए यहाँ तक लिखा। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखते हुए बहादुर कहानी चली जानी है। कितने वर्डों की लिखनी है, 80 वर्डों की, 80 वर्डों की कहानी लिखनी है। अब उसमें हेडिंग, मैं कहूँगा हेडिंग उसमें जरूर डालना, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, तभी आप अलग होंगे सबसे। ठीक है, ये हमारी बहादुर कहानी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, सेम यही प्रोसेस अपनाना है, किसी एक खंड को करना है। यहाँ पे हमारा जो भी त्यागपति होता है, त्यागपति को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे ऐसे डालना है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, ऐसे ही सेम डालना है यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बिल्कुल सेम ऐसे ही डालते हैं जैसे हमने मैं ये बताया, बहादुर कहानी कथा वस्तु ऐसे ही बिल्कुल करते हुए चले जाना है। ठीक है, ये हमारा अब प्रश्न नंबर हमारा अब आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खंड खा आया, जो हमारा खंड खा आया। और खा में क्या होता है, संदर्भ क्या करना है, संदर्भ करना है। इसमें प्रसंग नहीं होता है, इसमें क्या ना होता है, इसमें प्रसंग नहीं होता है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 8 है, 8 का है। ठीक है, अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें संदर्भ लिखना होता है, इसमें कौन से पार्ट से लिया गया है संदर्भ लिखना होता है। और उसके बाद इसमें प्रसंग नहीं लिखना होता है, इसमें लिखनी होती है व्याख्या। ठीक है, संदर्भ और व्याख्या। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें संदर्भ किस पार्ट से लिया गया वो बताना है इसमें। और भाई बिल्कुल सेम पिछला वाला फॉर्मेट, ठीक है, तो उससे कर लीजिएगा, ऐसे सेम यही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम वही लिखना है जैसे मैं पिछले बताता हूँ, सब सेम वही लिखना है, सेम बिल्कुल वैसा ही लिखना है आपके लिए, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, संधि विच्छेद करने हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10A का उत्तर, एक मैं लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, यहाँ पे कर लेंगे अपने यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, 8 का उत्तर। ठीक है, ये तो था 8 का उत्तर। फिर यहाँ पे लिख लिया 8 का उत्तर पहला हो गया। फिर नंबर ऐसे का 8 का उत्तर यहाँ पे डाल देंगे ऐसे हम, यहाँ पे जो यहाँ पे करने के बाद जो भी होगा, जितने लाइन होगा 1-2 पेज का जो भी होगा, फिर नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है,
फिर उसके बाद हमारा ये है, देखिए मुहावरा, ये क्या कि लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इसमें किसी एक का अर्थ देते हुए हैं, ठीक है, किसी एक का अर्थ पूछा है, किसी एक का अर्थ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, यहाँ पे डालेंगे ऐसे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, प्रश्न नंबर 8 खा का उत्तर, फिर यहाँ पे डालेंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे जो भी होगा करने के बाद प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, यहाँ पे डालना है प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे इतना डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे मैं जो भी संधि करनी है, जैसे हमारे इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, बहुत इजी हो गया है। तो फिर हमें क्या करना है, पहले जो है ऑब्जेक्टिव किए थे उत्तर का, जैसे यहाँ पे डालना है जो भी हमारा उत्तर का है, जो भी जैसे कि यहाँ पे उत्तर का है हमारा, उत्तर का जो भी है लिख दीजिए, उत्तर का जो भी है लिख दिए, ऐसे लिखते हुए चले जाना है। अब ठीक है, इसी फॉर्मेट से आपको सब पूरा पेपर करना है। अब मैं आपके लिए क्या बताऊँगा, केवल और केवल लास्ट टाइम निबंध। अब देखिए सब इसी तरीके से आपको करते हुए चला जाना है, और लास्ट टाइम आपको निबंध लिखना है। निबंध कैसे लिखना है, निबंध देखिए भाई, निबंध बहुत 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 ही ज़्यादा, मतलब जितने बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतने बार इंपॉर्टेंट इस पर लगा लो। निबंध मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। ये 10 नंबर में आता है, हाँ 9 नंबर में आया ये 9 नंबर में, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भाषा शैली को ऐड किया गया है। भाषा शैली मतलब अपनी जो भाषा है, तुम्हारी जो भाषा है उसमें लिखना है। भाषा का मतलब ये थोड़ा ना है कि इंग्लिश में लिखाओ, इंग्लिश में नहीं लिखना है, मतलब आप जैसे भी खड़ी बोली या जो भी बोली यूज़ करते हैं उसका लिखना है। अब मैं निबंध को नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा। और निबंध ये बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि निबंध है जो हिंदी के पेपर की रीढ़ की हड्डी है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब निबंध को कैसे लिखना है, देखिए निबंध को लिखने का तरीका काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। आपको निबंध का कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर डालना है प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, इतना डाल दिया। अब इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 14 हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये डाल लिया। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कोई भी निबंध लिया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे निबंध लिया बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या है, सही है। अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे डालना है, हेडिंग डालनी है, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, ये डालना है आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा इधर करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले से देख लीजिएगा। बढ़ती समस्या तथा रोजगार की समस्या, ये डालना था। अब यहाँ पर इतना डालने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो मैं कह सकता हूँ आपके लिए 9 में से 9 नंबर मिलेंगे, पक्के की पक्के आपके 9 में से 9 नंबर हैं। और कम से कम हो सकता है, और आपका निबंध ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेज का लिखना, ताकि वो लगे। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डालूंगा, पहला पॉइंट होगा हमारा संकेत बिंदु। देखिए संकेत बिंदु क्या होता है, संकेत बिंदु का मतलब होता है, देखिए संकेत बिंदु यहाँ पे डालना है। संकेत बिंदु को मतलब ये होता है कि आपको इसमें क्या क्या हेडिंग डालनी है। संकेत बिंदु मतलब यहाँ पे पूरा निचोड़ डाल रहे हैं, यहाँ पे पूरे निबंध का पूरा निचोड़ लिखना है, पूरा का पूरा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहली हेडिंग डालूंगा प्रस्तावना, ठीक है। अब यहाँ पे डालूंगा बढ़ती जनसंख्या, अब डालूंगा बढ़ती जनसंख्या के कारण। अब दूसरी हेडिंग डालूंगा मैं बढ़ती जनसंख्या के कारण, ठीक है। फिर डालूंगा बढ़ती जनसंख्या के निवारण, मतलब ऐसे बहुत सारी हेडिंग डालूंगा। लास्ट टाइम एक हेडिंग और क्या डालनी होगी मुझे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक हेडिंग डाल दी, फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने दूसरी हेडिंग डाल दी, दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी हेडिंग, फिर यहाँ पे चौथी, पाँचवीं, छठी, ठीक है, जितनी भी डालो। फिर लास्ट टाइम एक हेडिंग आपको ऐड करनी है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखना ही लिखना है, वो लिखना है उपसंहार। उपसंहार मतलब उपसंहार को ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ निष्कर्ष, निष्कर्ष जरूर लिखना है, मतलब कंक्लूजन। आपको जो लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है, जो उपसंहार है, लास्ट में ये हेडिंग ऐड करनी है आपको। यहाँ पे संकेत बिंदु हो गया। अब उसके बाद संकेत बिंदु के बाद आपको क्या लिखना है,
अब यहाँ पे पहली हेडिंग डालनी, पहले यहाँ पे सब लिखना, लिखनी है, इतना फॉर्मेट बना लेना अच्छे से। जो जितनी भी हेडिंग लिखनी है पहले ही सोच लेना, पहले ही यहाँ पे सब लिख देना। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे पहली हमें हेडिंग डालनी है, यहाँ से उठानी है जो भी लिख ली पहली हेडिंग। अब यहाँ पे डालनी प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। अब प्रस्तावना को यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से। अब यहाँ से लिखते हुए चले जाना है, जितना भी आप लंबा लिखना चाहें प्रस्तावना को। प्रस्तावना को मतलब ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, प्रस्तावना को छोटा ही रखना है। मतलब प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना का मतलब है कि किस तरीके से, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पॉइंट है आपका, और क्या उसके डिटेल, मतलब एक प्रकार से परिचय, छोटा सा परिचय, ठीक है। तो आपको प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना लिख ली। प्रस्तावना लिखने के बाद आपकी जो भी दूसरी हेडिंग ही आपकी क्या थी, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो यहाँ पे अपनी दूसरी हेडिंग डालनी है, सॉरी, बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो आपको इस प्रकार से दूसरी हेडिंग को डालते हुए चले जाना है। आपको ये दूसरी हेडिंग डालनी है। तो दूसरी हेडिंग को आपको डालना है। दूसरी हेडिंग को डालने के बाद क्या करना है आपको, आपको ये दूसरी हेडिंग होगी, ये दूसरी हेडिंग आपको डालनी है। और दूसरी हेडिंग को आपको इस तरीके से डालने के बाद फिर ऐसी इसमें लिखना है। लिखने के बाद ऐसी हमारी क्या आ जाएगी, ऐसी यहाँ पे हमारी हेडिंग नंबर 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारी जो हेडिंग 3 होगी, जो भी हमने मानते हैं, जो भी हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग नंबर 3, फिर अपने हेडिंग नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे लिए लिखते हुए चले जाना है। जब हम बीच में सारी की सारी हेडिंग्स लिख लेंगे, सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं हम सब लिख लेंगे, फिर लास्ट टाइम में क्या करना है, लास्ट टाइम में एक ऐड करना है। क्या, लास्ट टाइम लिखने के बाद एक लास्ट हेडिंग क्या ऐड करनी है लास्ट टाइम, उपसंहार। ये भाई लिखना बहुत 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 ही ज़रूरी है। मतलब आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उपसंहार के बिना या निष्कर्ष के बिना या कंक्लूजन के बिना आपका निबंध अधूरा है, ठीक है। आपको निष्कर्ष निकाल ही नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अब अच्छे से दे रहे हैं तो आपका निष्कर्ष फाइनली आपको रिजल्ट आ गया, क्या आएगा, अच्छा आएगा ना। तो इसी प्रकार से इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना, निष्कर्ष बाद में निकालना पड़ेगा या बताना पड़ेगा इसमें। तो आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार की जगह आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो आपको निष्कर्ष में 4 से 5 लाइनों में निष्कर्ष, या 2 से 3 लाइनों में जो भी लिखें आपको निष्कर्ष जरूर बताना है, ठीक है। तो आपको इतना करना है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा हमारा पेपर हिंदी का खत्म होता है। अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो मैं कह सकता हूँ आप 70 में से 70, या जो आपका जैसे 10th वालों का 70 में 70 होगा, और जो 12th वाले हैं 12th वालों का कितना होगा, 12th वालों का होगा आई थिंक, हाँ, जैसे 10th वालों का क्या होता है, 10th वालों का होता है आउट ऑफ 70 मिलेंगे उनके लिए, अगर इस तरीके से लिख के आते हैं। और 12th वालों का क्या होता है, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आपकी अगर इस तरीके से लिख के आ रहे हैं तो आपके आने के इतने पूरे के पूरे चांस रहेंगे, अगर आप अच्छे से लिख के आते हैं तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी गलती होती है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आपके पेपर होते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़िए अच्छे से और अच्छे से पेपर करके आइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज